हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 से हमारा चैप्टर 4 है पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, और जो न्यू बुक्स है उसमें चैप्टर 3 है, जिसमें हम इंडिया का जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो इलेक्शन सिस्टम है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओनली इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्री में इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन की वजह से जिसको भी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी वोट्स मिलती है वही पर्सन गवर्नमेंट में आता है, वो बन जाता है लोगों का रिप्रेजेंटेटिव। तो इसी के बारे में कि इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इलेक्शन की, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 3 क्लास 9 से हमारा ये चैप्टर व्हाट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जो चैप्टर है हमारा, और इसमें हमारा आज का टॉपिक जो मेन रहने वाला है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारी कंट्री इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम किस तरह काम करता है, कैसा है ये, और इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम अपनी इस वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन सिस्टम काम करता है, जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है, वो किस तरह से है। लोकसभा और विधानसभा या असेंबली जो होती है, लोकसभा पूरे ओवरऑल कंट्री के अकॉर्डिंग और विधानसभा एक पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग। तो इनके जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल बाद रेगुलरली हेल्ड होते हैं। जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं दोबारा से इलेक्शन होते हैं। हर 5 साल के बाद जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा वो हट जाएगा, और एक नया रिप्रेजेंटेटिव, या अगर उसने अच्छा काम किया है और लोगों ने उसको दोबारा से री इलेक्ट किया है तो वो दोबारा से गवर्नमेंट में आएगा। द लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड डिजोल्व, और इसको हम कहते हैं लोकसभा, मतलब हर 5 साल के बाद जब लोकसभा और विधानसभा एक बार खत्म हो जाती है और फिर दोबारा से उसको री इलेक्ट किया जाता है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिजोल्व, कि वो डिजोल्व हो गई है लोकसभा और विधानसभा। अब दोबारा से एक नई लोकसभा और एक नई विधानसभा इलेक्ट की जाएगी। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे और विद इन ए फ्यूज डेज। जो इलेक्शन होते हैं जरूरी नहीं कि वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसमें सेम टाइम पर होंगे, सेम डेज में होंगे, या फिर बस ओनली कुछ ही दिनों का उनमें डिफरेंस होगा। ये बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने देखा था कि एक स्टेट को हम छोटे छोटे पार्ट में, पूरी कंट्री को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना होता है। दिस इज कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन, और इसे हम कौन सा इलेक्शन बोलते हैं, जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन में क्या होता है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो गवर्नमेंट में आता है, और जैसे ही उसके काम के 5 साल पूरे होते हैं तो उसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव हट जाता है, फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे और दोबारा से एक नया रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो जो इलेक्शन एक इंटरवल, जो पहले से डिसाइड एक इंटरवल है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे या हर 6 साल बाद इलेक्शन होंगे, तो जो ये इंटरवल होता है इसके बाद ही होता है, उसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन। ओके, मतलब जो फिक्स्ड टाइम पीरियड है वो पूरा होने के बाद ही कोई इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम जनरल इलेक्शन। Sometime election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member। एक ऐसी कंडीशन होगी जहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव था उसकी डेथ हो जाती है या उसने रिजाइन कर दिया है, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा। तो जैसे उसकी डेथ हो जाएगी तो उसकी जो पोस्ट है वो वहाँ पर वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम वहाँ पर उस वैकेंसी को फिल करने के लिए वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस मेंबर की डेथ हुई है या जिसने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए टाइम से पहले ही इलेक्शन कराने पड़ेंगे। वैसे तो डिसाइड था कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो गई कि 5 साल से पहले ही वो इलेक्शन हेल्ड कराने पड़ रहे हैं। तो ऐसे इलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ए बाई इलेक्शन, और इस इलेक्शन को हम बोलेंगे बाई इलेक्शन।
ओके। तो एक जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसके बाद कोई इलेक्शन होता है तो वो जनरल इलेक्शन होगा, और टाइम से पहले ही अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई मेंबर रिजाइन कर देता है तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो इलेक्शन होंगे वो बाई इलेक्शन होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो क्या होती है? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने देखा था, मैंने बताया आपको अभी कि हम क्या करते हैं कि एक बड़े स्टेट को या पूरी कंट्री को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन व वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे हरियाणा में बता रखा है कि हरियाणा में टोटल 90 एमएलए इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। ओके, हरियाणा में जितने भी लोग होंगे वो सभी अपने में से 90 एमएलए को इलेक्ट करेंगे, और वो सभी एमएलए एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इलेक्ट किए जाएंगे। ये नहीं होगा कि एक ही डिस्ट्रिक्ट से, एक ही पार्ट से किसी से 20 कर दिए, किसी से 30 कर दिए, ऐसे मेंबर इलेक्ट नहीं किए जाएंगे। जो मेंबर होंगे वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किए जाएंगे। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो हमारी कंट्री में क्या होता है कि हम एरिया बेस्ड सिस्टम जो रिप्रेजेंटेशन का है उसको फॉलो करते हैं। मतलब जैसे पूरा हरियाणा था तो हरियाणा का हमने मान के चला कि ये पूरा पार्ट हरियाणा का है, तो हमने इसको छोटे छोटे अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये टोटल कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हमने? 90 पार्ट में। ओके, तो हर एक पार्ट से एक पर्सन को, एक मेंबर को इलेक्ट करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्ट से 2 मेंबर को इलेक्ट कर लिया और एक पार्ट से एक भी नहीं किया, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हर पार्ट से एक मेंबर को इलेक्ट करना कंपलसरी होगा, और ऐसे करके जो ये पूरे 90 पार्ट हुए हैं एरिया के अकॉर्डिंग, तो इन 90 पार्ट में से 90% को इलेक्ट करना जरूरी होगा, जो हरियाणा के 90 एमएलए होंगे जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस एरिया आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इन एरिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। द वोटर वो लिव इन एन एरिया इलेक्टेड वन रिप्रेजेंटेटिव, और वोटर के पास बस ये राइट होगा कि वो अपने एरिया में से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को ही इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात थी हरियाणा की। अगर हम बात करें पूरी अपनी कंट्री इंडिया की, तो इंडिया में जो होते हैं वो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। तो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। मतलब अगर हम मान के चले कि ये पूरा पार्ट जो है वो इंडिया का है, इंडिया कंट्री का ये पूरा पार्ट है, इतनी पार्ट में इंडिया बिलोंग करता है। ओके, तो इस पूरे पार्ट को हमने छोटे छोटे टोटल कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 543 पार्ट में। वही कॉन्स्टिट्यूएंसी, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर को इलेक्ट करना जरूरी होगा। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। जैसे हमने हरियाणा में देखा था किसके बारे में? एमएलए के बारे में। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और स्टेट की तरफ से, स्टेट के लोगों की तरफ से जिस भी पर्सन को इलेक्ट किया जाएगा वो एमएलए होगा। लेकिन बात करें जब हम अपनी कंट्री की, तो कंट्री में लोकसभा होती है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और कंट्री में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे वो एमएलए होंगे, और जो लोकसभा के मेंबर होंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे। तो लोकसभा के इलेक्शन में जो भी पर्सन विन होगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको क्या बोलेंगे? एमपी बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो भी पर्सन एक स्टेट के अंडर आएगा, एक मेंबर जिसको स्टेट गवर्नमेंट में ही इलेक्ट किया जाएगा ओनली, उसको बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। डेमोक्रेटिक इलेक्शन की एक और मेन फीचर है कि यहाँ पर सभी जो भी पर्सन वोट करेंगे सबकी वोट की वैल्यू इक्वल होगी। उसके बाद हमारे पास एक मेन टॉपिक आता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है।
तो आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पर्सन अपने अकॉर्डिंग कंपेनिंग करते हैं, अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, अपने प्रोमिसेस लोगों को बताते हैं। तो उसके लिए उनको कुछ एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, खर्चे भी करने पड़ते हैं, ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। लेकिन अगर ये सब तो, जो अगर मान लो कोई रिच पर्सन है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो मनी है और वो उस पैसे का यूज़ करके अच्छे से कंपेनिंग कर सकता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पुअर है और वो चाहते हैं कि वो भी मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन उनके पास इतनी सफिशियंट मनी नहीं होती कि वो अच्छे से कंपेनिंग कर सके, जो कंपटीशन है रिच पर्सन के साथ, उनके साथ कंपटीशन कर पाए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि कुछ सीट को, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व्ड कर रखा है कि इतनी एक पर्टिकुलर एरिया में से इतनी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और इस पर इसी कास्ट या इसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड पर्सन ही आ सकते हैं। कोई रिच या जो दूसरी कम्युनिटी से रिलेटेड पर्सन होगा वो इस सीट पर नहीं आएगा। जैसे रिजर्व में कर दिया, आपने देखा होगा एससी और एसटी कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट जो होती है, उनके लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। मतलब एक पर्सन जो एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करता है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उस पर एक एससी या एसटी कास्ट के पर्सन को ही आना होगा। वो जो कंटेस्टेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एससी या एसटी कास्ट से ही होगा। किसी और पर्सन को उस सीट से, उस रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं होगी। तो ऐसे करके वो रिजर्व्ड हो गई उन पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जो पुअर पर्सन है उनके लिए वो सीट रिजर्व्ड हो गई कि सिर्फ और सिर्फ वो जो पुअर पर्सन है, जो वो जो एक बैकवर्ड क्लास है, क्लास के लोग हैं, वही उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ सकते हैं, वहीं से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई और जो रिच पर्सन है या कोई बड़ी पॉलिटिकल वर्कर है तो वो वहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो वो रिजर्व्ड हो गई एक तरह से। जैसे हमने देखा होगा कि हमारे ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो उसमें ये होता है कि 51% पार्ट जो होता है ग्राम पंचायत में वो वुमेन के लिए, 51% या इस अकॉर्डिंग ही है कुछ, लेकिन होता है जो वुमेन के लिए रिजर्व्ड होता है कि इतनी परसेंट सीट पर तो ओनली ऑन वुमेन ही आएगी, बाकी मेन के लिए होती है। तो जो रिजर्व्ड है मतलब उस पर ओनली ऑन वुमेन ही आ सकती है, मेन को वहाँ पर इलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी है जो रिजर्व्ड है। उसके बाद हमारे पास आता है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या होती है? जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो अपने एरिया में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो अपने एरिया में जितने भी वोटर है, वो पर्सन जिनकी एज 18 ईयर या 18 ईयर से ज़्यादा है, उनको सभी को वोटिंग राइट मिल जाता है। तो जो इलेक्शन कमीशन होता है वो सभी लोगों को जिनकी एज 18 ईयर और 18 ईयर से ज़्यादा हो जाती है उनको जो वोटर लिस्ट है उसमें इंक्लूड कर देता है। मतलब ये पता चल जाता है कि कौन पर्सन वोट कर सकता है और कौन पर्सन वोट नहीं कर सकता। जिसका भी नेम वोटर लिस्ट में होगा वो पर्सन वोट कर सकता है, और जिसका नेम वोटर लिस्ट में नहीं होगा वो वोट नहीं कर सकता। तो जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि कंट्री के पास, कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास अपनी वोटर लिस्ट होनी चाहिए, ताकि पता होना चाहिए कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने पर्सन ऐसे हैं जो वोट कर सकते हैं। क्योंकि वोट जो है वो सभी का राइट है। जो भी पर्सन जिनकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा है तो उनको वोटिंग राइट मिल जाता है, और उनके राइट के बारे में वो अपने राइट को फॉलो करने में, उसको लेने में बिल्कुल फ्री होते हैं। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो अपने सिटीजन्स जिनकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा होगी उसको बताएगी कि उनको वोटिंग राइट मिल गया है और वो वोट डाल सकते हैं, और वोटिंग लिस्ट में उनके नेम भी इंक्लूड करेगी। वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें एक इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, जिसके ऊपर हमारी फ़ोटो होगी, हमारा नेम, जो भी जिस भी पर्सन का वो कार्ड होगा उसका नेम,
उसके बारे में पता हर इंफॉर्मेशन होगी। और ये सब कौन प्रोवाइड कराएगा? जो इलेक्शन कमीशन होगा वो प्रोवाइड कराएगा। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में जो मेंबर होते हैं जिनकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा होती है, तो उनके सबके पास अपना खुद का एक वोटिंग कार्ड होता है। तो उसको आप देख सकते हो, उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको नोट भी कर सकते हो। तो ये एक एक्टिविटी आपको करनी है कि आपके घर में फैमिली में जितने भी मेंबर जिनकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा है, तो उनके वोटिंग कार्ड आपको देखने हैं और उनके बारे में लिखना है कि कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उस कार्ड के ऊपर दी हुई है। तो कोई भी एक वोटिंग कार्ड आप लेना और उसके ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। तो ये आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। नेक्स्ट हमारे पास मेन टॉपिक आता है नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट। जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में आपने देखा होगा अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आते हैं वैसे वैसे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं वो घर घर जाकर अपने बारे में कंपेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो उनका नॉमिनेशन होगा कि कौन पर्सन, कौन कैंडिडेट ऐसा है जो इलेक्शन लड़ सकता है और कौन ऐसा है जो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो जो ये नॉमिनेशन होता है वो कैसे होता है। नॉमिनेशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन एक कैंडिडेट के पास होनी चाहिए? तो सबसे फर्स्ट कि उसकी मिनिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसकी मिनिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। 18 ईयर तो किसके लिए है? वोटर्स के लिए, कि जो हमने देखा था ना कि वोट कर सकता है, उसके लिए तो 18 ईयर्स है। लेकिन अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए आपको 25 ईयर मिनिमम एज होना जरूरी है। उसके साथ आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। फिजिकली मेंटली आप बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन है जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर इनमें से कोई भी क्वालिटी या कोई भी क्वालिफिकेशन ऐसी है जो आप कंप्लीट नहीं करते तो आप नॉमिनेट नहीं किए जाओगे, आपको जो टिकट है वो नहीं मिलेगा। जो भी पार्टी है या जो भी इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम होता है वो आपको एज ए कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं देगा। तो आपको कुछ मेन क्वालिफिकेशन हैं जो कंप्लीट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। जैसे ही एक बार कैंडिडेट नॉमिनेट हो जाता है, जो इलेक्शन कमीशन है वो उसको बोल देता है, परमिशन दे देता है कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद इलेक्शन कंपेनिंग स्टार्ट होती है। इलेक्शन कंपेनिंग में क्या होता है कि जो भी पर्सन होता है, जो कैंडिडेट होता है, वो अपने बारे में अपनी उनकी उसके पास क्या पॉलिसी है, क्या प्लान्स है, उसके वो क्या प्रॉमिस करता है लोगों से। तो कंपेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि अभी तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होने लग गई है, मीडिया यूज़ होने लग गई कंपेनिंग में। आपने देखा होगा कि रोड पर से काफ़ी व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है, उनमें लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं, जगह जगह पोस्टर लगा दिए जाते हैं। तो वो सब कंपेनिंग का पार्ट होता है। कंपेनिंग में हम ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अपने बारे में, अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, ये सब के बारे में लोगों को बताता है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसको वोट करें और उसको इलेक्शन में विन कराए। तो इसके लिए इलेक्शन कंपेनिंग की जाती है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो भी कैंडिडेट होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग इलेक्शन कंपेनिंग करते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब इलेक्शन कंपेनिंग होगी तो वो एक लिमिट में होगी। क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन तभी माना जाएगा जब जो कंपेनिंग है, जो लोग हैं, वो अपने बारे में बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन जो होगी वो लोगों को देंगे, तभी वो फ्री और फेयर इलेक्शन माने जाएंगे। तो उसके लिए कैंडिडेट को क्या क्या करना पड़ेगा? कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पार्टी क्या नहीं कर सकती? सबसे पहले ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, कि जो वोटर्स होंगे, जो वोट करते हैं जो पर्सन, उनको वो डरा नहीं सकते। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, कास्ट और रिलीजन के अकॉर्डिंग उनसे कोई अपील नहीं की जाएगी कि आप, हम इस कास्ट से हैं इसलिए आप हमें वोट दो, हम इस रिलीजन से हैं इसलिए आप हमें वोट दो।
नेक्स्ट, यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कंपेनिंग। जब भी इलेक्शन कंपेनिंग होगी कभी भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज नहीं किया जाएगा। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ए लोकसभा इलेक्शन, ₹10 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। अगर लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। अगर असेंबली इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इससे ज़्यादा रुपए खर्च करने की परमिशन आपको नहीं होगी। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट होगा जो इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा। उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना सभी कैंडिडेट और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी होगा। जैसे उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं कर सकते, तो इसमें यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपगेंडा। इलेक्शन के प्रोपगेंडा के लिए, प्रचार के लिए आप किसी भी वर्शिप, मंदिर, मस्जिद, चर्च का यूज़ कभी नहीं करोगे। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन। कभी भी गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट या जो ऑफिशियल्स व्हीकल होते हैं उनमें उनको इलेक्शन में यूज़ नहीं किया जाएगा। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। जैसे ही एक बार इलेक्शन अनाउंस्ड हो जाता है कि इस दिन इलेक्शन होने हैं, तो उसके बाद जो भी पहले से इलेक्टेड मिनिस्टर्स होंगे वो किसी भी फाउंडेशन में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे और कोई भी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की परमिशन प्रोमिस लोगों से नहीं करेंगे। तो जो पहले से मिनिस्टर बने हुए, जो पहले से ही इलेक्टेड लोग हैं, उन सब के बारे में है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट करेंगे, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे और कोई भी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने का प्रोमिस लोगों से नहीं करेंगे। तो ये उनके लिए जो पहले से ही गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये सब कंपेनिंग से रिलेटेड है कि जब इलेक्शन कंपेनिंग होगी, जब कैंडिडेट अपने बारे में प्रचार करेंगे तो उस टाइम उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, जैसे ही एक बार कंपेनिंग कंप्लीट हो जाती है, हम अब प्रचार कर लेते हैं और जो इलेक्शन डेट है वो पास आ जाती है बिल्कुल। उसके बाद पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, उसके बाद वोट डाली जाती है और वोट की काउंटिंग होती है। पुलिंग बूथ बनाए जाते हैं। तो पुलिंग बूथ आपने देखा होगा कि आपके आसपास के जो लोकल स्कूल होते हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहाँ पर पुलिंग बूथ बनाए जाते हैं। जो पर्टिकुलर एरिया होगा, जो विलेज होगा, जो सिटी होगी, उसके आसपास जो भी लोकल स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस होगा वहाँ पर पुलिंग बूथ बना दिया जाएगा। लोग वहाँ पर जाएंगे और वोट डालेंगे वहाँ पर जाकर। और उसके बाद जैसे ही एक बार वो वोट डाल देंगे, उसके बाद दोबारा वो वोट ना डाले, इसके लिए उनके फिंगर्स पर एक मार्क्स पुट कर दिया जाता है ताकि ये पता रहे कि उन्होंने एक बार वोट डाल दिया है और वो दोबारा से वोट ना डाले। ये सब एक फेयर इलेक्शन हेल्ड करने के लिए किया जाता है। और जो वोटिंग डेज इलेक्ट किया जाता है वो एक पब्लिक हॉलीडे होती है, या तो संडे को या जिस दिन पब्लिक हॉलीडे होती है उस दिन एक वोटिंग डे, मतलब जिस दिन वोट डलेगी वो इलेक्ट किया जाएगा। पहले ये काम बैलेट पेपर पे होता था, लेकिन अभी ईवीएम मशीन आ गई है। ईवीएम मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक वे में वोटिंग करते हैं। जो कैंडिडेट होता है उसके पास एक मशीन होती है जिस पर कैंडिडेट के सिंबल और साइन लगे होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने उनको अलॉट किए हैं। और जिस भी कैंडिडेट जिस भी सिंबल को वो सबसे ज़्यादा, जिस भी पार्टी को, कैंडिडेट को वोटर सबसे ज़्यादा चाहते हैं तो वो उसी के लिए वोट कर सकते हैं। उसके सामने जो बटन होगा वो उसी पर क्लिक करके उसको वोट कर सकते हैं। तो ऐसे करके वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद फिर काउंटिंग भी की जाएगी कि जो वोट है किस पर्सन को कितने वोट मिले हैं। तो ये सब काउंटिंग की जाती है। और वोटिंग के बाद टीवी चैनल, रेडियो, न्यूज़पेपर में हर जगह ये सबको पता होता है कि उस दिन वोट की काउंटिंग होगी। और उसी दिन सेम डे, जिस दिन काउंटिंग होती है उसी दिन सेम डे जो रिजल्ट होता है, किसको कितने वोट मिले हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन मेंबर विन हुआ है, तो इसका डिक्लेरेशन भी तभी हो जाता है कि अब नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन सी आएगी। तो उसके बारे में हर बातें तभी के तभी, जिस दिन काउंटिंग होगी उसी दिन पता चल जाएगा कि वोटिंग कितनी रही, कौन विन हुआ है अपने एरिया से, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है,
किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और कौन गवर्नमेंट बनाएगा, ये सब उसी दिन डिक्लेयर हो जाता है जिस दिन वोट की काउंटिंग होती है। तो ये था हमारे पार्ट हमारी वीडियो का, जिसमें हमने जो वोटिंग प्रोसेस होती है, कैसे एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, एक कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है, उसको एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, तो उसके बारे में हमने अपने इस वीडियो में इंक्लूड किया। नेक्स्ट जो हम अपनी वीडियो का पार्ट इंक्लूड करेंगे वो होगा व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। मतलब अब तक हमने ये पता लगा लिया कि इंडिया में जो इलेक्शन होती है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शन का जो भी सिस्टम, जो भी प्रोसेस होता है, वो सभी इंडिया में फॉलो किया जाता है। तो इंडिया में वो कौन सा कमीशन है, वो कौन सी हायर अथॉरिटी है जो इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कन्वर्ट करती है। मतलब एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे होने चाहिए, कौन अथॉरिटी उसके ऊपर कंट्रोल रखेगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो इसके बारे में, मतलब इलेक्शन कमीशन के बारे में हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था तो वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि आपको एक अपनी फैमिली मेम्बर जिनकी भी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा है उनका वोटिंग कार्ड लोगे और उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो इन्फॉर्मेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, तो ये आपके लिए आज का होम वर्क रहेगा जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। सो आई होप जो टॉपिक हमने कवर किया है ये सभी आपको जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है, कैसे एक कैंडिडेट नॉमिनेट होता है, कैसे फिर मेन स्टेप को फॉलो करते हुए वो विन होता है, तो उसके लिए क्या पूरा प्रोसेस होता है वो हमने अपनी वीडियो के पार्ट में कवर किया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।